स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी हम लोग सोचे थे कि उससे सबका भला होगा लेकिन हो नहीं रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए सपना क्या दिखाया गया था। सपना दिखाया गया था कि ट्रेड जो है कभी भी होता है, मतलब ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि आज का ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब इजिप्शियन कल्चर में चल जाइए, आप पुराने इंडियन कल्चर में चल जाइए, उससे भी पहले आप चले जाइए, कहीं पे भी जाइए, कितने भी जगह पे जाइए, जितने लोगों का ग्रोथ हुआ है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कल्चरली ग्रोथ हुआ है, वहाँ पे ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेड एक ऐसा चीज़ है जो मतलब हवा से पैसा बना देता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझिए कंट्री का ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग वैक्यूम में नहीं रहते। और किसी एक कंट्री में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर जो चीज़ चाहिए वो उसी के अंदर होगा। जैसे कि पहले का इकोनॉमिकल मॉडल में ऐसा होता था कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करो और सबका गोल्ड ले लो। इट्स लाइक सर उस गोल्ड से आप कुछ सब कुछ बना नहीं सकते हो। और जैसे-जैसे इंटेलिजेंस का गेम बढ़ते गया, तो समझ में आया कि भैया इंटेलिजेंस हर लोगों को अलग-अलग तरीके से मिलता है। रिसोर्सेज़ अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से मिलता है। तो एक के पास सब नहीं हो सकता, तो सबको मिल-बाँट के ही खाना पड़ेगा। तो ये समझिए। और जब भी ट्रेडिंग ढंग से करते हैं, आप चाहो चाहे नहीं चाहो, धीरे-धीरे नॉलेज भी ट्रांसफ़र होने लगता है और दोनों साइड से होता है। और इसी से देखते-देखते दोनों का भला हो जाता है। यानी कि कोई देखता है कि अरे भैया इस कल्चर में ये चीज़ सही है, उसको वो ढाँप लेते हैं। बोलते हैं ये चीज़ गलत है, उसे नहीं ढाँपते हैं। फिर दूसरा भी वही करता है, अरे यार देखो हम लोग सब चीज़ सही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है ना हम लोग से बेटर कर रहा है, उसको ढाँप लेते हैं। ये आप चाहो चाहे नहीं चाहो, धीरे-धीरे ओवर टाइम होने लगता है। तो इससे सबका फ़ायदा होता है। और जब हम लोग हाई स्पीड ग्लोबल ट्रेड में घुस रहे हैं कि जहाँ पे मतलब सिल्क रोड था, वो बहुत स्लो था। और मतलब अगर मतलब ट्रेडिंग कंपनी जैसी हो जाए, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो हो जाए, तो सब बहुत धीमे थे। तो बात था कि अब बहुत तेज़ हम लोग करना चाहते हैं, फटाफट महीनों के, मतलब जो चीज़ कई महीनों लगते 15 दिन के अंदर कर दिया जाए, फटाफट हाई स्पीड का। और इससे सपना ये दिखा कि इतने सारे जो कंट्री हैं, दुनिया में लगभग 200 कंट्री हैं, ये सबको एक अलग लेवल का ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। यानी कि वो उग पाएँगे, अच्छा से उनकी नरिशमेंट होगी, वो उग पाएँगे। और जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यानी कि खासतौर पे आपका अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट हो जाए और मिडल पार्ट्स ऑफ इंडिया हो जाए और चाइना हो जाए, तो ये सब धीरे-धीरे ग्रो कर पाएँगे। सपना ये दिखाया गया था। आपको पता है ईस्ट इंडिया क्या किया? तो आगे चलते हैं। तो आगे समझते हैं ये सारा चीज़ ऐसे हो कैसे गया? क्योंकि ट्रेडिंग बहुत पहले से हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आदम ज़माने से हो रहा है ट्रेडिंग। लेकिन बात है कि ट्रेडिंग में बैकबोन ऑफ ग्रोथ होता है, तो ये सबको पता है। तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट था, यानी कि ये हो जाए तो वो होगा, वो हो जाए तो ये होगा। तो वैसे में 3 मेजर सेक्टर था। पहला था एनर्जी, यानी कि आप एनर्जी अगर आपके पास होगा तो ही ना आप कुछ कर पाओगे। जैसे ही स्टीम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, कोल पावर से स्टीम निकाल के उससे कुछ करने का बात शुरू हो गया, खासतौर पे ट्रेन से गाड़ी खुल गई। ट्रेडिंग मतलब सिर्फ छोटा-सा टाउन से इक्का-दुक्का इधर-उधर जाने की जगह पे बल्क कैरी होने लगा, इंडस्ट्री बनने लगे, स्पेशलाइज़ेशन होने लगा। ये कंट्री के अंदर ही हो रहा था, लेकिन गाड़ी वहीं से खुली ट्रेडिंग की। फिर शिपिंग का डेवलपमेंट हुआ। शिपिंग में खास तौर पे कहा जाता है कि कंटेनर शिप का डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। जहाँ कंटेनर्स स्टैंडर्डाइज़ हो गए धड़-धड़, क्योंकि ये सब इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट कंटेनर कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आप इसे शिप में रखें, कोई टेंशन नहीं है। ट्रेन के ऊपर रखें, कोई टेंशन नहीं है। ट्रक के ऊपर रख दें, कोई टेंशन नहीं है। बनाया गया है उसी हिसाब से कि कहीं पे भी ले जाए, तीनों मोड, मतलब रोड पे, एयर में और सी में, तीनों में ले जा सकते हैं आप इसको। तो ये शिपिंग से हर चीज़ स्टैंडर्डाइज़ हो गया। जहाँ स्टैंडर्डाइज़ेशन हुआ, दाम घट गया। जहाँ दाम घट गया, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बढ़ गई। और फिर ये सबको मैनेज करने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस, हम लोग फाइबर ऑप्टिक की दुनिया में आ गए हैं, बम बम मात्रा में काम हो रहा है, तो टेलीकम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन सपना तो बहुत अच्छा-अच्छा दिखाया गया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आई थी, तो सपने तो अच्छे दिखाई थी। लेकिन बात है कि हुआ ये, मतलब सपने तो सबने दिखाया, हुआ ये कि एक सेफ एक्सप्लॉइटेबल मार्केट बना दिया। यानी कि जितने भी कंट्री जिनके पास पावर था, जैसे यूरोपियन ब्लॉक हो जाए, अमेरिकन ब्लॉक हो जाए, इनके पास जो पावर था, शुरू-शुरू में तो सिर्फ अमेरिकन, ये मतलब सिर्फ यूरोपियन ब्लॉक के पास पावर था। वो पावर से वो लोग देखे कि भैया हम अपने अंदर अगर कुछ कचरा करते हैं, तो लोग हमें मतलब रोक देते हैं कि भैया ये मत करो। जैसे कि ऐसा नहीं था कि चाइल्ड लेबर यूरोप में नहीं होता था, लेकिन उन्होंने रोक दिया। तो बात है कि चाइल्ड लेबर यहाँ सस्ता होता था, तो भाई कैसे काम चले? तो बात है कि बाहर का करो ना जब तक। और ये इंसानी साइकोलॉजी का लिमिट है कि आप सिर्फ वही चीज़ का कदर कर सकते हो जो देख सकते हो, जो चीज़ आपकी नज़र से बाहर है। कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो और अफ्रीका में कोई चाइल्ड लेबर से आपको कुछ बना के दे रहा है, आप क्या ध्यान दोगे उस पे? कितनों भी कर लो, आप ध्यान नहीं दोगे। तो हिसाब वही हुआ कि ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेडिंग शुरू हो गया, तो सब कम भाई ये सब एरिया तो फ्री फॉर एक्सप्लॉइटेशन है, यानी यहाँ हम कुछ भी करें। जैसे कि अगर एग्जांपल देते हैं, अमेरिका में और यूरोप में कपड़ा बनाना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि मेड इन यूएसए और मेड इन यूरोप का टैग लगेगा, तो उसमें एनवायरमेंटल रिव्यू होगा। एनवायरमेंटल रिव्यू में होगा जो आप डाई इस्तेमाल करते हैं कपड़ा में, वो डाई मतलब बहुत टॉक्सिक होता है, उसे डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, तभी आप उसे डंप कर सकते हैं नेचर में। तो चाइना में ये लोग क्यों बनवाते हैं? बात है कि चाइना बोलता है कि भैया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पानी टॉक्सिफाई कर रहे हो, सीसीपी को फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक की तो बैंड बज जाती है, लेकिन सीसीपी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने बोला ठीक है कर दो।
तो वो लोग समझिए पूरा चाइना को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो हिसाब वही हुआ कि कहा गया था सब ग्रो करेंगे, लेकिन हो ये गया कि सबका कचरा बाहर आ गया, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो रिच नेशंस जो हैं ये आराम से देखे कि भैया आप लोग काएँ-कुचूर कर रहे हो तो हम आपको ले लेते हैं, हम आपसे प्रॉफ़िट निकाल लेते हैं। और रहा बात कि गरीब लोगों को ये सोचना पड़ेगा ना कि बाहर की नज़र से देखिए कि अगर आप सही में गरीब हो, सच के गरीब, आपका दिमाग में है ही नहीं हॉर्स पावर कि वो आगे का सोच सके, क्योंकि कल नहीं दिखता। यानी कि मैं आज खाना खा रहा हूँ, मुझे पता है कि कल कुछ ना कुछ तो खाने को मिल जाएगा, तो मैं सोच सकता हूँ ना कल परसों के बारे में। तो हिसाब ये है कि लेकिन जैसे मान लीजिए जिनका हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब जो गरीब, मतलब इंडिया में हम लोग की गरीबी बहुत बहुत हद तक रिपेयर हो गया है। मतलब हम लोग कहिए ऑलमोस्ट सेकंड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में जा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड से कब का छोड़ चुके हैं। तो हमें पता नहीं है कि इतनी गरीबी होती है बाकी दुनिया में। जो अभी अफ्रीका में वो लोग को आप बोलिए ना कि अरे भैया तुम पानी क्यों कंटामिनेट करो, कल क्या होता है ये नहीं समझ में आएगा, और उनकी गलती नहीं है। अगर आप एकदम बेयर मिनिमम, एक समझ रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर जो है, जैसे हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें एक सेफ मोड होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई तो बहुत ज़्यादा सेफ मोड में चले जाओ। इंसानी दिमाग में भी वैसा ही लेयर है कि अगर आप बहुत इम्पोवरिश्ड हालत में सिर्फ आप कल का देख पाओगे, आपकी ज़रूरी है, आपके पास ब्रेन पावर ही नहीं है। तो ये सबका मिक्स होने के कारण सपने तो बहुत अच्छे दिखाए गए थे, लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तो इसमें सबसे पहला बात स्टार्ट करते हैं, जो हर इकोनॉमिस्ट लोग बात करते हैं, चीप लेबर। सब चीज़ स्टार्ट होता है, घूम फिर के आता है वहीं पे चीप लेबर। तो बात है कि हर किसी को चीप लेबर चाहिए। जैसे कि आप चाहते हो घर में इलेक्ट्रिशियन आके काम करे, वो कम पैसे में करे, या तो मेरे जैसा पागल हो के मैं खुद ही कर देता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। सबको चीप लेबर चाहिए, लेकिन कोई चीप लेबर बनना नहीं चाहता। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे चीप लेबर का प्रोडक्ट मिल जाए बल्ले बल्ले, लेकिन जब मैं किसी 3D गेम आर्टिस्ट के तौर पे कहीं काम कर रहा हूँ, वो मुझे चीप लेबर की तरफ पे कर रहा है, तो मेरी बैंड बज जाती है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप और हम, सबके साथ होता है कि सबको एक देना कम चाहते हैं लेकिन लेना पूरा चाहते हैं। तो ये इंसानी है, तो लेकिन इसको बैलेंस किया रहता है। अगर सब चीज़ एक सेक्टर के अंदर हो रहा है तो बैलेंस रहता है कि बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रॉर्ट कर पाते हैं, बैलेंस रहता है। लेकिन जब आप ऐसे ग्लोबल कर देते हैं तो भैया तो आउट ऑफ साइट हो गया, वहाँ पे आप कितना भी एक्सप्लॉइट करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो हिसाब वही हो गया। अब रहा बात की पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे चीप लेबर बहुत ज़्यादा है। मतलब कि चाइना स्टार्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना ही था, और चाइना तो एक्चुअली अब एक्सपेंसिव लेबर हो गया है। चाइना से ज़्यादा अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश हो जाए, कपड़ा का इंडस्ट्री कहाँ भागी, बांग्लादेश भागी। फिर आप देखेंगे बहुत सारी नई इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, वो जा रही है आपका वियतनाम में। तो वर्ल्ड में चीप लेबर की कमी नहीं है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि चीप लेबर लॉन्ग टर्म नहीं होता। यानी कि जैसे जो कपड़ी कंपनी चाइना में जाके या वियतनाम में जाके या आपका बंगाल में जाके फ़ायदा उठा रही है, लॉन्ग टर्म ये सब फ़ायदा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग भले बहुत कम पैसे में शुरू में काम करते हैं, इनकी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर रहती है, लेकिन उस कम इकोनॉमी में ये जो पैसा बाहर से आ रहा है, डॉलर्स में आ रहा है, वो बहुत वैल्यूएबल रखता है। तो देखते-देखते ये लोग तो नहीं कुछ कर पाते, लेकिन इनके बच्चे ग्रो करने लगते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, धीरे-धीरे घर बन जाता है। मतलब समझ रहे हो? वो धीरे-धीरे पॉवर्टी से धीरे-धीरे ऊपर आते हैं, बहुत धीरे आते हैं। एक पूरा जनरेशन लग जाता है बेसिक लेवल जंप करने में, लेकिन कर ज़रूर लेते हैं। पूरा चाइना में यही हुआ कि मतलब एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया 1970s और 80s के आसपास में, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाने लगे। अब बात है कि जैसे ही वो जाते हैं तो अब आप चीप नहीं हो, क्योंकि आप लोग जैसे मान लीजिए हमारे माँ-बाप बहुत कम पैसे में काम करने को तैयार हो गए। हम लोग तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बाप ने मेहनत किया था कि भैया हम उससे बेटर बन सकें। और ये जैसे ही सिचुएशन आता है तो गवर्नमेंट फँस जाती है कि भैया अब क्या करें? तो हिसाब वही रहता है कि जैसे ही अगर डेवलपमेंट हुआ, जो कि सब लोग वही मतलब जितनी भी पुअर कंट्री हैं, वो यही बोल के चीप लेबर बाहर सेल करते हैं कि ठीक है आप हमें चीप लेबर आज के लिए दे दो, उसके बाद हमारा ग्रोथ होगा। लेकिन जैसे ही ग्रोथ होगा तो लटक जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट एक बहुत बुरा सिचुएशन में फँस जाता है कि जहाँ पे जैसे चाइना के केस में चीप लेबर से इन्होंने पूरा दुनिया का फैक्ट्री को लूट लिया, ठीक है। अब बात है कि इनके सारे के सारे वर्कर धीरे-धीरे ग्रोथ हुआ, जो शुरू-शुरू में दिखाया कि अरे चाइना का क्या ग्रोथ हो रहा है। अब बात है ग्रोथ हो गया, अब प्रॉब्लम क्या है? अब तो चीप लेबर नहीं है सर अब। तो अब गवर्नमेंट फँस जाती है। अब गवर्नमेंट फिर से ये कर रही है कि नहीं फिर से लोगों को गरीब बनाओ, नहीं तो भैया हम कर ही नहीं पाएँगे। तो गरीब कैसे बनाएगी गवर्नमेंट? जनरली अपना करेंसी का वैल्यू घटाते चले जाएगी। जो चाइना कर रहा है, चाइना का आप देखते होंगे इसकी वैल्यू इतना घट क्यों रही है? जबकि सब चीज़ ग्रो कर रहा है तो उनकी करेंसी की वैल्यू क्यों घट रही है? ताकि चीप लेबर रख सकें। तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश करता है कि अपवर्ड मोबिलिटी पे ब्रेक लगाने लगता है। जैसे कि चाइना के केसेस में चाइना का 2-3 पिक्चर है। एक पिक्चर है जो उसके बड़े जगह का सब चीज़ अच्छा दिखाया जाता है। एक है पिक्चर जहाँ पे मेन काम हो रहा है, गाँव देहात वाले एरिया सब में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के बच्चों का स्कूल को एग्ज़ाम में फेल करा देते हैं। मतलब बहुत सटल चीज़ करते हैं कि ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम दे देंगे ना जो मतलब पीएचडी लेवल भी नहीं पास कर पाए, वो बच्चों को दे दिया जाता है ताकि आप फेल हो जाएँ, फिर देखो तुम यहीं रहो। क्योंकि बोल रहे हैं उनका पूरा कंट्री इस बात पे बना था कि वो चीप लेबर वर्ल्ड को दे सकेंगे। तो वो बातें बाहर से पूरी सब चीज़ का लोड उठा लिया, लेकिन वो भी तो डिपेंडेंट हो गया। अगर लोग खरीदना बंद कर देंगे तो चाइना डूब जाएगा। तो वो फँस गए, गवर्नमेंट उस जगह पर। सेम यही चीज़ होगा वियतनाम के साथ, सेम यही चीज़ होगा आपका
बंगाल के साथ। तो हिसाब वही समझिए कि चीप लेबर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ होता है तो वो एक्सपेंसिव लेबर बन जाता है, फिर काम करे तो करे क्या? तो वही समझिए कि चाइना का जो सीसीपी गवर्नमेंट है लिटरली फोर्स कर रही है आउटर एरियाज़ में, मेन एरिया में नहीं, क्योंकि मेन एरिया में थोड़ा लोग ध्यान दे लेंगे, आउटर एरिया में प्यार से लोगों को दबा दे रही है कि नहीं देखो तुमको आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आ गया भैया लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, हम लटक जाएंगे। तो ये हुआ। फिर श्रीलंका में भी यही हुआ कि श्रीलंका का ग्रोथ पागल जैसा था, 20 साल में जो उनका ग्रोथ हुआ था, माय गॉड, मतलब गर्दा उड़ा रहे थे एकदम, मतलब गियर लगा के फास्ट एंड फ्यूरियस की तरफ ग्रोथ हो रहा था। लेकिन ग्रोथ होने से क्या हुआ? लोग ग्रो कर गए, ग्रोथ हो गया, लोग ग्रो कर गए। अब लोग बोलते भैया हमें ढंग की सैलरी दो, हम 5,000 रुपये में आपका ये कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, वैसे ठीक है हमारे माँ बाप ने किया, हमें तो नहीं करना है ना सर, हमें तो 25,000 चाहिए। अब 25,000 में तो सारी कंपनी बोली हट, 5,000 में करना है करो, नहीं तो हम चले। वो चल गए, धड़धड़ा के श्रीलंका कोलैप्स कर गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चीप लेबर जो है स्टार्ट ज़रूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी नहीं चलता, क्योंकि चीप लेबर है वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एक जनरेशन में कर ही जाएंगे। एक जनरेशन 30 साल का होता है, 30 साल के बाद आप क्या करेंगे? और जनरली 30 से पहले ही लोग ग्रो करने लग जाते हैं। तो भैया, और ये सब तो आपको पता है ह्यूमन लेबर में। अब इसके ऊपर बैंड बज रहा है कि भैया ऑटोमेशन और एआई, ये एक अलग समस्या है कि भैया चीप लेबर की ज़रूरत ही खत्म कर देगा ये। तो बहुत सारे लोग जो एक्चुअली ग्रो कर पाए वो लटक जाएंगे, और जो नहीं ग्रो कर पा रहे थे उनका डिमांड ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ जो आ रहा था चिल्लर छोटा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक समझिए बहुत बड़ा का लोड पड़ गया है। और वही समझिए कि इसको अपने देश से हटाना, जैसे कि चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, ये जो अपने देशों से ये हटाए कि हम लो लेबर को हटा देते हैं, बात है उनका देश को भी नुकसान हुआ। बोले ऐसे उनको तो सब चीज़ प्रॉफिट हुआ ना, उनमें टॉप 1% को बम प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आपके स्टीव जॉब्स को प्रॉफिट हो गया, बिल गेट्स को प्रॉफिट हो गया, लेकिन बाकी अमेरिकन डूब गए। बोले ये ऐसा कैसे हो गया? बात है कि वो तो आपको सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत कम पेमेंट पे वो काम कर रहे हैं। अब बात है कि वो अगर यूएस में करते तो उन्हें ज़्यादा पेमेंट देना होता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोअर लेवल वालों की अच्छी रहती। आपने तो उनका जॉब ही काट डाला। तो ये बेसिकली देखने में पेपर में दिखेगा यूएसए बहुत ग्रो कर रहा है, रियल वर्ल्ड में यूएसए बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनका मतलब अब एजुकेशन कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, मेडिसिन कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। ऊपर वाले बहुत ऊपर चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बाहर का चीप लेबर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन जो बेस था वो बेस काट दिया इन्होंने। तो किसी को फायदा नहीं होता लॉन्ग टर्म में। आप देखें जो चीप लेबर का जो इस तरह का भूत चढ़ गया, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जस्ट बाद में, ये सबको ले डुबा रहा है। मतलब कि जैसे वियतनाम अभी खुश है कि अरे हमें सब लोग आ रहे हैं, खुद ही सिर पीटेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि यूरोप और यूएस के पास एक बेनिफिट है कि वो ऑटोमेशन और एआई में बहुत जल्दी कूद सकते हैं। देखते देखते वो ये सारे जो जगह चीप लेवल पर चल रहे हैं एक एक स्वाहा हो जाएंगे। तो वही समझना है कि लो ग्रेड का जॉब अगर आप हटा देते हैं तो आप पैर काटते हैं लोगों का जो ऊपर चल चल के आ सकते थे। तो ये बहुत बहुत सीरियस बात है। इसी से मतलब समझिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। मतलब चाइना ग्रो किया, एकाएक सब कोलैप्स करने क्यों लग गया? बात वही था कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन था। और सेम वही आपको बाकी सारे देशों में भी मिलेगा। अभी तो सब लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिको नेक्स्ट जनरेशन का बनेगा। देखिए आने वाले टाइम क्या होता है। तो ये हुआ चीप लेबर का वायरस। अब बात करते हैं सबसे बड़ा कीड़ा हमारी दुनिया का, एमएनसी। एमएनसी ये है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब इनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये नेशनल लॉयल्टी रखते ही नहीं, क्योंकि ये देश से बाहर चलते हैं, देश से परे चलते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा बात की एमएनसी आजकल के टाइम में, उसमें कोई हेड नहीं होता, कहने को सीईओ होते हैं, लेकिन मेन पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और कुछ कुछ बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं कि मतलब सीईओ बस मुंह दिखाने के लिए, पब्लिक को मतलब प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए सीईओ को यूज़ करते हैं, और कुछ काम भी नहीं है। तो इनका लॉयल्टी जो होता है ना, किसी का नहीं होता, किसी का। मतलब ये लोग पैसे के इतने भक्त होते हैं कि कोई देश से कोई लेना, ऐसा नहीं कि मतलब ये मतलब हो सकता है कि ये इस कंट्री से निकला है, इस कंट्री का तो केयर करेगा ना जी, ना ना, वो देश बेच खाएंगे। ये बहुत सीरियस बात होता है। और इनका ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन पे करते हैं, कभी भी वापस नहीं लाते। जैसे कि आपका साउथ कोरिया ले लीजिए, डूब मर रहा है साउथ कोरिया, लेकिन सैमसंग वहाँ को एक्सप्लॉइट किया, वहाँ से आगे बढ़ा, तो वहाँ पे री इन्वेस्ट करना होता है। मतलब पहले के टाइम में अराउंड 1970s पे अगर आप देखते होंगे बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर, तो अमीर लोग को अच्छे से लोग ट्रीट करते थे। क्यों ट्रीट करते थे वैसे? क्योंकि वो लोग री इन्वेस्ट करते थे कि भैया हमने आपसे खाया, थोड़ा आप खाओ थोड़ा हम खाएं, समझ रहे? मतलब थोड़ा सा एक चलता रहता था। अमीर वो हमेशा रहते थे, लेकिन गरीब लोग बहुत गरीब नहीं हो जाते थे कि मतलब भैया हम बर्बाद हो रहे हैं, वैसा नहीं होता था। तो ये बात वही समझिए कि आपने एक्सप्लॉइट किया, फिर बोला कि अब वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी सैलरी दीजिए सर, थोड़ा प्रोग्रेस हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ाइए। नहीं सर, हम चाइना में चले जाते हैं, हम चाइना से लूटते हैं। फिर वो कहते चाइना में थोड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, एक काम करो चाइना छोड़ो इंडिया में चले जाओ। तो समझ रहे, ये बात समझिए कि वो हमेशा सिर्फ चीप लोकेशन के पीछे भागते हैं कि अभी वो इंडिया में आ रहे हैं, आने वाले समझिए 25 साल में इंडिया एक्सपेंसिव हो जाता है तो ये इंडिया को छोड़ के वो मैक्सिको में चले जाएंगे, मैक्सिको के बाद मान लीजिए यूथोपिया धीरे धीरे गाड़ी आने लगती है तो यूथोपिया में चले जाएंगे। ऐसे भागते रहेंगे, कभी किसी देश का भला नहीं करेंगे, किसी का भी नहीं, जहाँ से पैदा हुए हैं वहीं का नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा सीरियस बात रहता है। जैसे बोले ना, सैमसंग दोनों जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, चाइना और इंडिया में। अगर चाइना डूबता है कोई टेंशन नहीं, इंडिया बचा रहेगा, इंडिया डूबता है तो चाइना उड़ता रहेगा, कोई ना कोई उड़ा ही रहेगा, इनको टेंशन नहीं। बाय द वे ये सिर्फ 2 कंट्री बताया, एक्चुअली उनका 15-16 जगह बन चुका है।
तो इसे आप वही समझिए कि सैमसंग के पास इतना फाइनेंशियल हालत है, इतना ऊम्फ है कि वो साउथ कोरिया संभाल सकता है, लेकिन साउथ कोरिया को मरने से नहीं बता। ये ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, साउथ कोरिया सबसे स्पीड से मर रहा है। बात ये समझिए कि जहाँ पे भी बर्थ रेट 2 से नीचे जाता है, लोग ऊपर चले जाते हैं। 2 से ऊपर जाने का मतलब है कि, और रहा बात की बहुत टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 60 साल में अब सोहा हो जाता कंट्री। जापान सबसे आगे चल रहा था, साउथ कोरिया उससे ज़्यादा स्पीड से आगे चल रहा था। जापान उतरा था 1.98, 1.8 तक उतर चुका था, ये 0.8 पे उतर गए हैं। और ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार होता है ना, लोग बड़ा नंबर देख के लगता है कि हाँ सब चीज़ ठीक है, नहीं। ये ग्राफ देखना, जैसे कहते हैं पिरामिड ग्राफ, यहाँ पे आपका एज के हिसाब से पॉपुलेशन देखा जाता है। ये अगर ग्राफ ऐसे है, आप गए सीधा है तो यानी पॉपुलेशन स्टेबल है, ऐसे है तो ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि इंडिया का शुरू में अराउंड लीजिए 1990 से 2000 तक ऐसे इंडिया का था, ग्रो हो रहा था। फिर इंडिया अब स्टेबल हो गया, ऐसे लाइन हो गया, स्टेबल है। ऐसे होने का मतलब आप ऊपर जा रहे हो। चाइना में जो हुआ, चाइना में क्यों हुआ? वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया उन्होंने, खुद से खुद के गड्ढे खोदे तो वो तो गए। अब रहा बात की जापान में, तो उनका अलग स्टुपिडिटी था, वो भी गए। अब रहा बात साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इतना स्पीड से जा रहा है कि मतलब कोई ध्यान नहीं देता, बोले भैया ये तो सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे। और इनका अब 60 भी नहीं बचा, 45 साल बचा, क्योंकि बची इस जनरेशन में, यानी कि पिछले साल 2022 में और 2021 में इतने कम बर्थ हुए हैं कि मतलब पिछले उसके कुछ साल पहले तक 6 लाख बर्थ हो रहे थे एवरेज, 1 लाख तक उतर गया। वो इतना कम है कि वो बच्चे जैसे स्कूल में जाएंगे, स्कूल में खाली चेयर मिलेगा। इसीलिए बोल रहे ये गड्ढा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे आप सोचेंगे रशिया लड़ाई क्यों स्टार्ट किया, बात वही है। रशिया का भी ग्राफ ऐसे ही है। मतलब रशिया का जो मेन पॉपुलेशन है वो बहुत बर्बाद हो चुका था। मतलब जो अफगान वॉर स्टार्ट किया था यूएसएसआर ने, उसमें फ्री का खून बहाया। फिर उसके बाद पुतिन ने भी खून बहा दिया, 9 साल इसमें बहाया, क्या बोलते हैं आपका, चेचनियन वॉर में। फिर अभी इतना खून बहा रहा है, तो उनका मेल साइड देखेंगे उसमें एक गड्ढा हो गया है। फीमेल है बचा हुआ है, लेकिन मेल साइड गड्ढा हो गया, तो वो भी कोलैप्स कर जाएंगे। और उनका डिप अब दिख रहा है कि भैया जो मतलब अफगान टाइम के साइड में नुकसान किया था, वो अब धीरे 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 गड्ढा यहाँ मारे तो उसको लगता है लगभग 20 साल आने में कि अच्छा लॉस हो गया है। वो थोड़ा लैग होता है, पॉपुलेशन में थोड़ा लैग होता है। सैमसंग इसको सुधार सकता है, वो ज़्यादा पेमेंट कर सकता है अपने कंपनी एम्प्लॉय को कि भैया आप थोड़ा फैमिली टाइम ध्यान दें, थोड़ा बच्चे बच्चे बनाएं, क्योंकि बच्चे हैं तो ही हम हैं, बच्चे गए हम गए। तो लेकिन नहीं सर, वो मान लीजिए साउथ कोरिया डूबता, उनको क्या है, वो किसी और के देश में डूब जाएंगे। तो वही समझिए, एप्पल के साथ भी वही है। एप्पल भी हर जगह बेट लगा के रखा हुआ है कि अच्छा भैया चाइना डूबा कोई बात नहीं, बस एप्पल साइड इफेक्ट ये हो गया कि थोड़ा धीरे चल रहे थे। मतलब बाकी सारी कंपनी फट फट बेट लगा दी कि अरे चाइना में थोड़ा डाउट है, तुरंत अरे देखो वियतनाम में लगाओ, अरे देखो फिलीपींस में लगाओ, अरे थाईलैंड में लगाओ, जिधर लगाने पक्का पक्का भागो। तो एप्पल थोड़ा लैग मार गया। ऐसे ये समझिए कि ये लोग जो कि इतना बड़ा, ये सब एमएनसी इतनी बड़ी पूल लेके आती है ना कि अल्टरनेटिव और कंपटीशन दोनों को मार डालती है। यानी कि सैमसंग घुसेगा, मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी अपना बनाना भी चाहती है, सैमसंग इतने कम दाम में उसे उतार देगा कि भैया वो खरीदेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन आपको 20,000 में मिलता है, इंडिया में कोई बनाने की कोशिश करता है तो उसको 50,000 लगेगा वही परफॉर्मेंस के लिए। 30,000 का नुकसान तो आप उठाओगे नहीं। तो वो धीरे धीरे, अब भले सैमसंग को भी 40,000 में बेचना था, लेकिन वो क्यों बेच रहे हैं कम में, ताकि आप टिपक लो, जिसे कहते हैं एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर। आप जब टिपक जाओगे तब हम अपना दाम 1 लाख कर देंगे, तो कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं देगा, खरीदो हमारा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन और अल्टरनेटिव मार देती है ये सब एमएनसी लोकल एरिया का, और उसके बाद लोकल एरिया पे पूरा कब्जा बना लेती है कि आप करोगे तो करोगे क्या। तो वही समझिए, और इनका पावर देखते देखते इतना बढ़ जाता है ना कि ये गवर्नमेंटल रेगुलेशंस की वाट लगा देते हैं। ये रेगुलेटेशन मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं कि भैया पानी को मत कंटामिनेट करो, क्योंकि इन लोगों को इतनी बुद्धि है कि आप आज नदी में जहर डालेंगे, कल यही जहर से हम लोग खेती करेंगे, यही जहर हमें मार डालेगा। सबको समझ है, लेकिन ये सब एमएनसी इतना पावर लेके घूमती रहती है कि गरीब देश में खासतौर पे कि सीधे भैया ये सब इन्वायरमेंटल हुलुलुलु मत कीजिए, आप अमेरिका नहीं हो, हुलुलुलु मत कीजिए, चलिए हटाइए। चाइना भी यही किया। आपका अभी यूरोप में एक जगह पे लिटरली सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है। यूरोप में क्यों बोल रहा हूँ, अब अफ्रीका बता रहा हूँ, आपको देश का नाम नहीं बता रहा, आप नीचे लिखो कि वहाँ एक वेस्टर्न कंपनी आई, देखिए भैया ये लोग तो अपने को लड़ मर रहे हैं, एक काम करो हमारे यहाँ फैक्ट्री डाल दो, बहुत सस्ते में, लेकिन बहुत टॉक्सिन बनता है उससे, और वो सब टॉक्सिन कहीं और भी बन सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, टका लगेगा। टका क्यों लगाए सर, आपका पानी कंटामिनेट करता है, पानी कंटामिनेट, लोग लड़ रहे हैं कि भैया अरे पानी कंटामिनेट कर दो, हम पियेंगे क्या कल। पॉलिटिशियन बेच खाए देश को, एमएनसी खरीद ली। तो यही बात समझिए, एमएनसी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो ये जहाँ से निकला है वहीं को नहीं बचा रहे हैं, भैया डूबने दो। अब बात करते हैं जो सबसे दुखद बात है, ब्रोक बिलियनर्स। तो ब्रोक बिलियनर्स, ये बात ये है ना कि कुछ लोग ये मतलब जो ग्रोथ हुआ था बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, और इसको समझने के लिए, मैथमेटिकली समझने के लिए इसे कहते हैं हम लोग प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कोई भी मार्केट में कितने परसेंट लोग सही में टॉप में जाएंगे, वो प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन का मैथमेटिक्स लगाइए आपको पड़ जाएगा। जनरली 3 to 5% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ भी कर लिए। जैसे होता है ना कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली सब लोग नहीं जीतेंगे, एक ही जीतेगा। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी लगता है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात है कि ये लोग इतने अमीर हो गए ना कि दोबारा गरीब हो गए।
और ये सुनने में थोड़ा लगता है, और ये सबसे बड़ा अंतर है मतलब हमारे से 1-2 जनरेशन पहले वर्सेस अभी में। अभी में हम लोग इतना अमीरी के पीछे भाग रहे हैं कि हम लोग फिर से गरीब हो गए हैं, और हमारे पूर्वज जो थे, वो अमीर होके रुकते थे कि अच्छा अमीर हो गए, रुक जाओ, साँस ले लो, थोड़ा ज़िंदगी जी लो, थोड़ा साँस ले लो। ये अब नहीं होता। हम लोग मतलब इतना भाग रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा पैसा के पीछे भाग रहे हैं कि चवन्नी भर समय नहीं है। चवन्नी भर नहीं है, मतलब 1 मिनट नहीं है, और इन सब के पास कुछ नहीं बचा है। मतलब मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं बचा है इनके पास। कहने को, दिखाने को सब चीज़ है दुनिया का। जैसे कि आयरन मैन 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था यिनसेन का, कि इट्स लाइक टोनी स्टार्क को बोलता है, इट्स लाइक फॉर अ मैन हू हैज़ एवरीथिंग यू हैव नथिंग। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास फैमिली नहीं होती है। इन सब का देखिए, सब पे 15-16 डिवोर्स पड़े रहेंगे या 15-16 बच्चे रहेंगे, पता भी नहीं है कि कौन बच्चा किसका है। तो वो समझिए, ये सुनने में कोई अरे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा है, ज़हर हो जाता है ये। और ये जब होता है कि जब आपके पास पैसा है और पैसा आपकी ज़िंदगी नहीं सॉल्व कर पाता है, जो कि बोल रहे हैं ना मास्लोस पिरामिड ऑफ नीड में ऊपर वाले स्टेप्स वाले तभी खुलते हैं जब नीचे क्लियर करो, और नीचे आपने गलती कर दिया, ऊपर क्लियर नहीं होगा, ऊपर में आपको ट्रेजेडी मिलेगी। ट्रेजेडी मिलेगी तो आपके पास नफरत आ जाएगा, और वो जब नफरत आ जाएगा तो आप और पैसा के पीछे भागोगे कि ये सोच के कि पैसा मुझे खुश कर देगा। जैसे कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की सैलरी आपको मिल रही है, आप रो रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप यही सोचोगे ना कि अगर मैं 2 लाख कमाने लगूँ तो शायद खुश हो जाऊँ। नहीं सर, अगर आपको खुश रहना रहता तो आप 50,000 में भी खुश रह लेते। अगर आपके पास अच्छी फैमिली और क्वालिटी लाइफ होती तो। क्योंकि ये समझिए, फैमिली यूनिट आपका अच्छा है ना, गरीबी संभाल लीजिएगा। अमीरी है और फैमिली खराब है तो आप गरीबी क्या, आप तो मतलब माइनर प्रॉब्लम्स भी आप नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए इन लोगों का साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत खराब होता है। और ऐसा आप ये समझिए कि जब ये वो पैसे की भूख में फंस जाते हैं कि पैसा 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 करते हैं, तो ये होता है कि ये दूसरों को एक्सप्लॉइट करने टाइम सोचते नहीं है। कि जैसे जेफ बेजोस, मतलब सोचिए वो नीचे से चल के आया है, बहुत नीचे से चल चल के आया। आप इनका अर्ली 2000 का इंटरव्यू देखें, बोले भाई रिस्पेक्ट, बंदा कैसे चल के आया है। लेकिन वो जब पैसे का भूख लग गया, ऑब्वियसली देख लीजिए लाइफ, मैरिड लाइफ कैसा है इनका, कि वो जो भूख लग गया तो ये एक्सप्लॉइट करने टाइम सोचते नहीं कि भैया अमेजोन के वर्कर्स को इतना ज़्यादा ना लूटो भाई। मतलब हमारा प्रॉफिट क्या होगा भाई, 4 बिलियन प्रॉफिट होने की जगह पे 3.5 बिलियन प्रॉफिट होगा ना, तब भी हमारा दाल रोटी चल जाएगा सर। लेकिन भूख है, और भूख बढ़ते जा रहा है। तो वही समझिए कि वो को उनका जो गिल्ट और शेम ये सब जो होता है कि भैया मत लूटो सब, मतलब होता है ना कि अरे थोड़ा आप खाइए थोड़ा हम खाएं। मतलब आम लोगों की जिनकी लाइफ अच्छी है वो हमेशा ऐसे थोड़ा आप खाओ थोड़ा हम खाते हैं। जिनका खराब रहता है वो उनसे लोग दूर इसीलिए भागते हैं कि भैया आप लूट मारोगे। तो वही, और हाइपर फोकस सेल्फ पे हो जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए भैया। और ये होता है मतलब बोलते हैं ना कि सोसाइटी बिकम्स ग्रेट व्हेन पीपल प्लांट ट्रीज विच दे नो दे विल नॉट सिट अंडर द शेड ऑफ। मतलब उनको पता है कि हम ये पेड़ लगा रहे हैं, हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे उठाएंगे, लेकिन तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और ये टूट जाता है। जैसे बोले फैमिली टूटी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ देश आगे जा रहा है कि नहीं, सिर्फ एक चीज़ से पता चलता है, बर्थ रेट क्या है। और दूसरा आप ये समझिए कि कंट्री का क्वालिटी कैसा है वो सिर्फ इस बात से पता है कि फैमिली क्वालिटी कैसी है। फैमिली अच्छी क्वालिटी की, देश संभाल लेगा, युद्ध संभाल लेगा। फैमिली क्वालिटी खराब है, देश हवा में टूट जाएगा। तो समझना वही समय। और जैसे ही वो हाइपर फोकस होता है अपने पे अपने पे अपने पे, सब बर्बाद हो जाता है। और वही समझिए ये लोग उस जगह के गरीब हो जाते हैं ना कि घर ले लिया, घर छोड़िए मैंशन ले लिया, लेकिन मन नहीं भरता है। एक और मैंशन चाहिए, एक और बिल्डिंग चाहिए, इनको एक नहीं सब चाहिए, और एक बस खरीदने लगते हैं। और इसका चलते हाउसिंग क्राइसिस हो जाता है कि भैया घर का सब लोग ये लोग खरीद रहे हैं और रेंट कर रहे हैं क्योंकि इनको पैसा और चाहिए। इसलिए भाई तुम घर खरीद लो, अरे मैंशन खरीद, अरे 1-2 तो खरीद कर रुक तो जाओ, रुकोगे नहीं, ओवर डिमांड कर देते हैं, और उस ओवर डिमांड के चलते देश मरने लगता है। आप जानना चाहेंगे कि मतलब क्यों, मतलब बैंगलोर में कोई कुछ खरीदने और ये करोड़पति जो बैठे पड़े हैं जो भिखारी जैसा कहते हैं कि नहीं हमको एकदम और चाहिए। अरे सर आपके पास पैसा है, आपके पास घर भी है, सुकून से रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत ड्रेन कीजिए। नहीं नहीं हमारा 5 करोड़ का साल इस प्रॉफिट हुआ है, हमको 25 करोड़ प्रॉफिट चाहिए अगले साल, और उसके चक्कर में ये लोग लूटने लगते हैं। वही बोला, एक्सप्लॉइटेशन में इनका ब्रेक नहीं लगता। और ये समझिए कि ये कुछ गाड़ी से हैप्पी नहीं रह सकता कि भैया एक तो हमारे पास मतलब एक हैवी गाड़ी है, एक लाइट वेट गाड़ी है, एक स्पोर्ट्स कार है, ना जी ना, सब गाड़ी चाहिए, सब प्राइवेट जेट चाहिए। यही सो रहे, ये जो आप लोग सुनते हैं ना, ग्रीड का कोई अंत नहीं होता, ये तभी होता है। और ग्रीड कहाँ से घुसा इतना, इनकी फैमिली लाइफ और लाइफ की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। पैसा बम बम होता है, लेकिन बाकी सारा चीज़ ख़राब होता है और वो जहर बन जाता है। अब वही समझिए, ये लोग इतने ऊपर पर चल जाते हैं कि ये फेक ये करने लगते हैं, स्कैम करने लगते हैं। जैसे चाहे आपका इलॉन मस्क हो जाए, चाहे आपका जेफ बेजोस हो जाए, ये लोग मतलब कहने को लीगल है, ये बात मैं कहने को लीगल है, लेकिन जो कर रहे हैं इन्हें भी पता है और आपको भी बाहर से पता चल जाएगा भैया आप तो सिर्फ लूट रहे हो। जैसे इलॉन मस्क 100 बिलियन का जो चूना लगा दिया, वो 100 बिलियन इसका था नहीं ना, वो 100 बिलियन लोगों का पैसा था जो उठा के टेस्ला के झूठे प्रोमिसेस पे इसको मिला गया था। अब बात है कि उसने बेच दिया, उसने तो पैसा उठा लिया। पब्लिक जिन्होंने पैसा, आप जितना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा कहाँ गया था, टेस्ला में गया था। टेस्ला कैसे उतना हाई वैल्यू हो गया था, क्योंकि वो था ही नहीं रियल, झूठ बोल के चल रहे थे। क्यों ये झूठ बोल रहा था, पैसा,
ये नहीं था इस बस। अरे भैया ठीक है ना, बना लेंगे तो अच्छे से छाती पीट के बताएँगे भाई बना लिए, देखिए सर आइए। नहीं, नहीं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुलू-लुलू कर देंगे, झिंगा-लला और हर बार जब भी आपका डेडलाइन आता है, फिर हम हुलू-लुलू कर देंगे, झिंगा-लला कर देंगे, हरसई-दिरसई कर देंगे। ये औरत माय गॉड क्या चूना लगाई है। $10 बिलियन का क्रिप्टो चूना लगाई। एलिज़ाबेथ होम्स $10 बिलियन का चूना लगाई। एक क्रिप्टो एक्सचेंज महाराज, महाराज के तो बिलियंस ही गिनना मुश्किल है। ये पॉर्न स्टार है, इन्होंने भी बहुत चूना लगाया, एनएफटी का चूना लगाया। ये तो मतलब समझिए वर्कर्स को ऐसे एक्सप्लॉइट करने पे आ जाता है कि इट्स लाइक भाई शांति से बंद ही कर दो, शांति से रोबोटिक्स से कर दो, वो ज़्यादा ह्यूमेन होगा। तो ये समझने वाली बात होती है कि जब ब्रोक बिलियनर्स आपकी सोसाइटी में आते हैं, आपका सोसाइटी फ्री का मर जाता है, क्योंकि इनके पास पावर बहुत होता है। और ये जैसे 10 बिलियन चूना लगवा दी, ये 10 बिलियन चूना लगा, ये 4 बिलियन चूना लगा दिए, ये 200 बिलियन का चूना लगा, ये 100 बिलियन चूना लगा दिए, ऐसे सब चूना लगा रहे हैं। तो किसका पैसा जा रहा है? आपका और हमारा। फालतू का इन्फ्लेशन भागने लगता है, फालतू का मार्केट से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फालतू का हाउसिंग का क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो वही समझिए कि और ये जो मैजिक कर देंगे, एआई कर देंगे, सबका नुकसान होता है। आप भी तड़पते हो, हम भी तड़पते हो, ये तो छोड़ ही दीजिए। तो ये ब्रोक बिलियनर्स सबसे फाइनल स्टेज होता है हमारे इकोनॉमी का तबाह होने में, कि फैमिली टूटा बाकी सारा चीज़ खत्म। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फैमिली है तो देश है, फैमिली गया देश खुद को साफ कर देगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का, एथिक्स का। मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव कोई चीज़ है तो वो एथिक्स है, क्योंकि आप ऑनेस्टी पैसा मार के खरीद सकते हैं, एथिक्स नहीं खरीद सकते। और ये समझिए एथिक्स क्यों ज़रूरी है। एथिक्स इसलिए ज़रूरी कि दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आप पूरा ब्रह्मांड चूसने लगे तो भी लिमिटेड ही रहेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और चेसिंग व्हाट यू नीड इज़ गुड। जैसे कि आपको चाहिए भाई मैं थोड़ी सैलरी हो जाए, थोड़ा रोटी कपड़ा मकान हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात है ही नहीं। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, बल्ले बल्ले। लेकिन जहाँ चेसिंग योर वांट हो जाता है तब ये खतरनाक हो जाता है कि भैया ये चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए। नीड आपको पता है, नीड एक फिक्स चीज़ होती है कि आपको इतने पैसे में आपका नीड हो जाएगा। मार्केट का इन्फ्लेशन कैलकुलेशन कीजिए, आपका जो बेयर नेसेसिटीज़ है वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो नीड से जैसे ही गियर वांट पे जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है। और हिसाब ये समझिए कि क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा। आप वर्ल्ड कप कराते हो, वर्ल्ड कप में कितने लोग घुसते हैं? मान लीजिए 20-40 लोग घुसते हैं, उसमें कितने लोग जीतेंगे? एक ही जीतेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो कितने लूजर्स हो गए बाय डिफ़ॉल्ट? मान लीजिए अगर 20 इनपुट थे तो 19 आपके लूजर्स हो गए। अब पूरी सोसाइटी भी इसी तरह का गेम है, यानी कि सोसाइटी में पूरी आबादी लीजिए, जैसे कि 10 अरब की आबादी मान लीजिए आप, तो 10 अरब की आबादी में अगर सिर्फ 1% के पास सब चीज़ आ जाता है और लूजर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, तो एक खतरा आ जाता है। वो खतरा को हम लोग कहते हैं जैसे ही लूज़र्स का ये है समझिए, मतलब जो ज़िंदगी में हार चुके हैं, कि वो कोशिश की है, पैसा कमाने की कोशिश की है, लेकिन आपने इन्फ्लेशन डाल के उनकी बैंड बजा दी। वो खाने की कोशिश की है, खाना का आपने इतना टॉक्सिन डाल दिया कि खाने हेल्दी नहीं है। वो घर खरीदना चाह रहे हैं, घर में आपने मतलब नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, घर में आपने दाम बढ़ा दिया। जैसे ही वो लूज़र्स की संख्या एक हद से ज़्यादा भागती है, दुनिया जलने लगती है। और ये बार-बार होता है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो टॉप 1% थे वो बच गए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो राजा थे, महाराजा थे, उनको काटा गया है, मूली की तरह काटा गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा से होता आ रहा है। इसीलिए लूज़र्स की संख्या हमेशा कम होनी चाहिए। ज़ीरो तक तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना कम रहे बल्ले-बल्ले। मेजॉरिटी ऑफ आपकी पॉपुलेशन जिस दिन फ़ील की कि नहीं सर आप तो फ्री का हमें ऊपर भेज रहे हो, आपको ऊपर भेज दिया जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चाहे आपका बिल गेट्स हो जाए, चाहे स्टीव जॉब्स हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए। ये सब नहीं बचेंगे उस सोसाइटी में जहाँ पे सोसाइटी के सारे लोग ही ये हो जाएँ, क्या बोलते हैं मतलब डिसइल्यूज़न्ड हो जाएँ। जैसे कि कम्युनिज़्म का जो भूत चढ़ जाता है अमेरिका को बार-बार, क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लूज़र्स बन रहे हैं। कम्युनिज़्म आएगा तो किनके गर्दन पहले काटे जाएँगे? मिलियनेयर्स के, बिलियनेयर्स के गर्दन काटे जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लूज़र्स की संख्या हमेशा कम रखनी होनी चाहिए, कि आपको मेहनत करना होता है कि नहीं भैया, कोई मेहनत कर रहा है तो उसे सक्सेस होने का चांस दो। ऐसा नहीं कि भैया अरे तुम मेहनत करो, एक काम करो हम तुम्हारा टाँगे काट देते हैं। तुम तड़पोगे मतलब नहीं भैया ये बहुत खतरनाक है, एंड में आप ही को किया जाएगा। अब फिर वो समझिए कि दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप 1970s के आसपास का पिक्चर देखते होंगे मतलब उस टाइम के वेस्टर्न हो जाए चाहे यूरोपियन, उसमें देखते होंगे कि अमीर लोग जो होते थे ना रुक जाते थे कि हम ऊपर आ गए, अमीर हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, सब चीज़ हो गया, रुक जाते थे कि ठीक है हो गया सर, हो गया यही चाहिए था, हो गया बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिए, घोड़ा गाड़ी का जुगाड़ हो गया, हेल्थ उल्थ है, डॉक्टर वॉक्टर अफोर्ड कर सकते हैं, दया से सब चीज़ ठीक है, रुक जाते थे और रुकते नहीं हैं आजकल। तो वही समझिए क्योंकि खाली है, दिल क्यों खाली है? फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है तो चवन्नी का भी फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ भी नंबर हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं है। तो क्यों, इसीलिए मैं बार बार बताता कि कभी भी आपको पैसा का भूत काट रहा है तो प्लीज़ अपने आप को ये बताइए कि वो पैसा का करेंगे क्या? क्योंकि तुरंत अगर आपका भूत जैसे ही उतरेगा सबसे पहले चीज़ आप सोचें, अरे पैसा से हम किसी को खरीद के ये देते हैं, किसी को वो करते हैं। आप पैसा को कुछ करोगे ना, तो वो करने के लिए फैमिली होना चाहिए। नहीं तो बेमतलब का आपको पैसा का भूत चढ़ जाएगा।
तो खाली हाथ में वो सब लोग लूटने लग जाते कि भैया मुझे और पैसे चाहिए, मुझे 400 करोड़ चाहिए, मुझे 50,000 करोड़ का चूना लगाना है। इसलिए भाई क्या करोगे उस पैसे का? जैसे बहुत सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो मतलब इतना करप्शन खाए हुए हैं कि उनके घर में से ईंटा में सोना निकल रहा है। इसलिए सर आप इसे खर्च भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा क्यों लूट रहे हो? वही दिल खाली था। और इसीलिए बोलता हूँ एथिक्स सबसे महंगा चीज़ है। वही समझिए एथिक्स इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। और ये समझ लिए कि हम लोग गड़बड़ क्या की, गड़बड़ ये की ना कि क्वालिटी फैमिली और होम, जब मैं बोलता हूँ ना कि हाउस एंड होम डिफरेंट थिंग्स है। जैसे हम लोग कहते हैं ना मकान और घर, आप कितना भी बड़ा महल ले लीजिए, जब तक वो घर नहीं है, चवन्नी इसकी कीमत नहीं है। तो हम लोग के पास ये समझ थी पहले टाइम में कि फैमिली और होम प्राइसलेस होता है, यानी किसी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और वो दोनों को छोड़ के, मतलब कि घर बनाने को छोड़ के, परिवार बनाने को छोड़ के, हम लोग फंसे टका, आए हाय मोर टका। जैसे ही वो टका जा रहे हैं तो हम लोग बेसिकली प्राइसलेस के लिए यूजलेस चीज़ को छोड़ ट्रेड कर दे रहे हैं कि भैया ये यूजलेस चीज़ हमें दे दो। तो उससे सब बर्बाद हो रहे हैं, सब के सब। क्योंकि समझिए लाइफ एंड में यही है कि हर लाइफ इसलिए एक्सिस्ट करता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आगे जा सके। वो चेन टूटता है, नेचर उसका बहुत गंदा तमाचा मारता है। तो वही समझिए कि आपके पास पैसा हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ पैसा का एडिक्शन सफ़र कर रहे हो और उसका कोई मेडिसिन नहीं आता, उसका कोई थेरेपी नहीं आता। आप सिर्फ ये सब पे पैसा पानी की तरह बहा देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए बोलता हूँ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अमीर लोग ऊपर जाके ब्रेक लगा लेते हैं, वो समाज को बहुत बिगड़ने से रोक सकते हैं कि भैया नहीं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं जाएगा। और वो ग्रो भी कर सकते हैं, बहुत लोग करते थे, बहुत लोग अभी भी करते हैं, लेकिन उनकी संख्या घटती जा रही है। यही एथिक्स, मैं बार बार बोलता हूँ एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ये करना है कि भैया आगे बढ़ो ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को चाहिए। अरे सर आगे बढ़िए, गियर लगाइए, आगे बढ़िए। वो मेहनती काम है, वो मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है। लाख रुपया का सुकून देता है, नहीं है लाख रुपया चिल्लड़ का भी सुकून नहीं देगा। बोले है इस लाख रुपये में क्या होता है? और सोचिए आके आपके माँ बाप 600-700 रुपये में आपको पाल पोस के बड़ा कर लिए थे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये ग्लोबल इकोनॉमी का जो ट्रेजेडी हो गया है हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जिनको मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।